हेलो दोस्तों, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल APC एकेडमी में। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। तो आज का मेरा टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कंप्यूटर लैंग्वेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे वर्ड लैंग्वेज पे। ओके, लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को अदर पर्सन्स के सामने जो है वो रखते हैं किसी एक पर्टिकुलर वे के थ्रू। ओके, देन कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं आपके पास? कंप्यूटर लैंग्वेजेस एक ऐसी प्रोसेस या ऐसा आपके पास टूल है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर के साथ डील करते हैं। ठीक है, आप लोग कंप्यूटर के साथ डील करते हैं, मतलब कि आप अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं और कंप्यूटर अपनी बात जो है आपको समझाता है। तो उसके लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो होती हैं हमारी लैंग्वेजेस। तो कंप्यूटर में जो लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है आपका। फर्स्ट आती है आपके पास लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। दैट्स योर लो लेवल लैंग्वेजेस एंड सेकेंड वन इज हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, तो सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज पे बात करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में आपकी 2 लैंग्वेजेस आती हैं। फर्स्ट है आपका मशीन लैंग्वेज, एंड सेकेंड है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, जो लो लेवल लैंग्वेज है उनमें 2 लैंग्वेजेस आपकी आती हैं। फर्स्ट इज योर मशीन लैंग्वेज एंड सेकंड है आपकी असेंबली लैंग्वेज। एंड जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं इनमें वेरियस टाइप की लैंग्वेजेस आपके पास आती हैं। जैसे आपका फॉर्ट्रेन हो गया, कोबोल हो गया, बेसिक हो गया। तो हम कुछ एक लैंग्वेजेस का नेम लिख देते हैं। फॉर्ट्रेन, कोबोल, बेसिक, सी और C++। इसके साथ आपके पास एक आती है जावा, C#। एक आपके पास आती है स्नोबॉल। इसी में आगे LISP, RPG। तो इस तरह से कुछ एक लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट इनका डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म्स अराइज होती हैं। सेकंड, आपसे पूछा जाता है कौन सी लैंग्वेज लो लेवल में आती है और कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल में आती है, किसको क्यों लो और हाई में कैटेगराइज करा हुआ है। ठीक है, और कुछ एक हम बात करने वाले हैं अपने इन लैंग्वेजेस को समझने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कि कंप्यूटर कैसे इन हाई लेवल लैंग्वेजेस को समझता है और कैसे हम लो लेवल लैंग्वेजेस को समझ पाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं सबसे पहले अपनी लो लेवल लैंग्वेजेस पे। हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज पे। 2 टाइप की लैंग्वेज बताइए आपकी, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं पहले कि लो लेवल लैंग्वेज आपकी होती क्या है। जो लैंग्वेज आपके कंप्यूटर के नियरेस्ट है, मतलब जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, इजीली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। तो जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर रहा है, जो कंप्यूटर के ज़्यादा नियरेस्ट है, कंप्यूटर के ज़्यादा पास है, दैट्स योर लो लेवल। बट हाई लेवल कौन सी होती है आपकी? जो यूज़र के ज़्यादा नियर है। ठीक है, जो आपकी नियरेस्ट टू यूज़र, नियरेस्ट टू यूज़र एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय यूज़र। ठीक है, तो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में जो यूज़र के ज़्यादा करीब है, मीन्स जिसको यूज़र इजीली समझता है, और लो लेवल जिसको कंप्यूटर इजीली समझता है। ठीक है, तो ये है आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस। वी हैव 2 लो लेवल लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन लैंग्वेज।
मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? इस लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। एक्चुअली मशीन लैंग्वेज में सारे सिंबल्स जो हैं वो 2 ही डिजिट्स आते हैं आपके, 0 और 1, तो सारे जितना काम आपका होता है ये 0-1 के बेस पे ही होता है। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में कौन कौन से डिजिट्स आते हैं, या आपके पास कोई एक नंबर लिखा होगा उसमें पूछा होगा कि ये कौन सी लैंग्वेज का कोड है या किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर 0-1 की फॉर्म में कोड लिखा है दैट इज इन योर बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में जो 0-1 है हम क्यों यूज़ करते हैं 0 और 1 अपने कंप्यूटर में? तो सबसे पहले 0 और 1 हमारे पास, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन में जितना डाटा होता है ना वो इलेक्ट्रिक पल्स के बेस पे ही आगे ट्रांसफ़र होता है। मीन्स आपने लिखा A फॉर एप्पल, इट डजंट मीन कि कंप्यूटर में A एज इट इज़ फिट होगा, नहीं, ये आपका सिग्नल फॉर्म में ही जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पल्स के बेस पे ही आपका आगे जो है मेमोरी में जाएगा, चाहे प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, जहाँ भी आपका जाना है, तो हर जगह ये सिग्नल फॉर्म में ही जाएगा। इसीलिए हम डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था कि पर्सनल कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल्स का यूज़ होता है। तो वो डिजिटल सिग्नल आपके 0-1 की हेल्प से ही बने होते हैं, इसीलिए कंप्यूटर में आपका जो है वो 0-1 यूज़ किए जाते हैं। तो सारा डाटा आपका इस डिजिटल फॉर्म में ही आगे फॉरवर्ड होता है, क्लियर। उसके बाद आपके पास आती, क्योंकि ये लैंग्वेज सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है कि कंप्यूटर तो इजीली समझ लेता है, तो सारी कैलकुलेशंस क्या होती हैं, फास्ट हो जाती हैं। ये लैंग्वेज फास्टर है अदर से, क्योंकि कंप्यूटर इजीली समझ रहा है, कैलकुलेशन फास्टर है। बट हमारे लिए ये इसका ये एक ड्रॉबैक आप बोल सकते हैं, डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू यूज़र। किस किस पर्पज़ से डिफ़िकल्ट होता है? एक तो होता है आपका रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए डिफ़िकल्ट है। दूसरा है आपका एरर फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड एरर्स फाइंड आउट करने के लिए आपका डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो मतलब आप इस कोड को याद नहीं रख सकते हैं इजीली। इवन जो प्रोग्रामर होते हैं वो इस लैंग्वेज को इजीली समझते हैं क्योंकि उन्होंने इसमें कोड जनरेट किया है। बट सम टाइम ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जो प्रोग्रामर ने कोड बनाया वो अपना कोड खुद भी 1-2 डिजिट स्किप हो सकती हैं, तो कई बार उनके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना है, एरर फाइंड आउट करनी है, उसके लिए जो है आपकी ये डिफ़िकल्ट होती है। और सबसे बड़ी बात, ये मशीन डिपेंडेंट होती है। आपकी मशीन लैंग्वेज कैसी होती है? मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है आपके पास यहाँ पे कि कोड आपका मशीन लैंग्वेज में जनरेट हुआ है, तो वो कोड जिस मशीन में बना है उसी मशीन में उसको जो है वो रन करना है। आप दूसरी मशीन पे ले जा करके ऐसे ही उसको रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ मशीन लैंग्वेज के बारे में। सबसे एक तो फास्टर होती है, मीन्स प्रोसेसिंग थोड़ा फास्ट होता है बिकॉज कंप्यूटर इजीली इसको प्रोसेस कर लेता है, ठीक है। पर इसको क्या है याद रखना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और एरर्स फाइंड आउट करना भी इसमें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये मशीन डिपेंडेंट होती है। तो ये थी मेरी मशीन लैंग्वेज। सेकेंड हम बात करते हैं अपनी असेंबली लैंग्वेज पे। हमने अभी मशीन लैंग्वेज को डिस्कस किया, ठीक है। अब हमारी बात आती है असेंबली। अगर मशीन लैंग्वेज 0-1 को यूज़ करते हैं तो असेंबली को क्यों लो लेवल लैंग्वेज में लिखा है? एक्चुअली असेंबली लैंग्वेज में आपके सिंबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। एक तो बात, इसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी लैंग्वेज में सिंबल्स यूज़ होते हैं, तो मशीन लैंग्वेज में सिंबल्स यूज़ होते हैं। जो सिंबल्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, मीन्स अब हमने क्या किया है कि मशीन लैंग्वेज के जो कोड हैं, इस तरह के कोड्स को सिंबल्स की फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया और उन सिंबल्स को एक नेम दे दिया। सपोज हम लिख देते हैं प्रोग्राम के हमें ऐड करना है, या SUB मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम लिखते हैं MOVE मीन्स हम कोई डाटा अपना मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम करते हैं END मतलब हमारे पास जो भी मेरा प्रोग्राम है उसका एंड हो रहा है। तो इस तरह के सिंबल्स आपके कुछ इसमें आते हैं। और ये जो आपके सिंबल्स मीन जो हमने छोटे छोटे कोड्स अपने याद रखने के लिए बनाए हैं यहाँ पे, इनको हम नेमोनिक्स बोलते हैं, नेमोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि नेमोनिक्स आपके किस में यूज़ होते हैं? तो नेमोनिक्स आपके जो है वो असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, ठीक है जी। तो असेंबली लैंग्वेज को सबसे पहले जनरेट या बनाया कब था आपका? 1952 में असेंबली लैंग्वेज आपकी बनाई गई है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि 1952 में आपका असेंबली लैंग्वेज जो है वो जनरेट किया है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गए हैं, इसमें हम लोग
स्यूडो कोड्स का यूज़ करते थे, स्यूडो प्रोग्राम्स। एक्चुअली स्यूडो प्रोग्राम्स किसको बोलते हैं? अब हमने कुछ एक सिंबल यहाँ पे बना लिए हैं। इन सिंबल्स को जब हम सीक्वेंस में जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं, मीन्स स्टार्ट करवाया, स्टार्ट के बाद कोई प्रोसेसिंग करवाया, कोई वैल्यू स्टोर करवाई, कोई वैल्यू मूव करवाई और लास्ट में हमने अपने प्रोग्राम को एंड करवाया, ठीक है। तो एक एक करके प्रोसेस में हमने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाया, उसको स्यूडो प्रोग्राम्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं असेंबली में। एक तो इसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं जिनको हम निमोनिक्स बोलते हैं, और इन्हीं निमोनिक्स को जब हम या इन कोड सिंबल्स को जब हम एक सीक्वेंस में जो है वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं या प्रोसेस करवाते हैं, उसको हम स्यूडो प्रोग्राम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा असेंबली लैंग्वेज के बारे में, और ये असेंबली लैंग्वेज आपकी 1952 में जो है वो डेवलप हुई है। बात जब असेंबली लैंग्वेज की आती है तो हमारे पास एक क्वेश्चन भी जनरेट होता है कि अगर कंप्यूटर सिर्फ 0-1 को समझता है तो ये असेंबली लैंग्वेज के कोड को कैसे समझता है? एक्चुअली ये असेंबली लैंग्वेज जो आपकी बनी है वो मशीन लैंग्वेज की जो ड्रॉबैक हैं उनको ओवरकम करता है, ठीक है। क्योंकि ये कोड्स आपके डिफ़िकल्ट हैं याद रखने के लिए 1-0 की फॉर्म में, यहाँ पे ये कोड्स थोड़े याद रखने के लिए ईजी हो गए, हमें समझ आना लग गया है कि हाँ जी ऐड करना है, तो मीन्स कंप्यूटर को पता है कि ऐड करना है। सपोज जस्ट अज्यूम दैट कि ऐड करने के लिए कोड होता है मेरे पास, मान लो ये कोड जो है वो रन होता है, तो कंप्यूटर को पता है कि अगर ये कमांड दी जा रही है मीन्स ये ऑपरेशन परफॉर्म होना है। बट कंप्यूटर इस कोड को समझेगा कैसे कि इसका जो है वो बाइनरी फॉर्म ये है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, असेंबलर। असेंबलर, ठीक है। तो जो असेंबली लैंग्वेज में कोड जनरेट होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है असेंबलर। इसका मेन काम क्या है? ये क्या करेगा, जो मेरी असेंबली लैंग्वेज है यहाँ से कोड को जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और मशीन लैंग्वेज के कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे आपका कंप्यूटर इजीली कैलकुलेशन को समझ पाता है कि कौन सी कैलकुलेशन आपने, मतलब किस कोड का आपका क्या मीनिंग है, तो उस पर कौन सी कैलकुलेशन परफॉर्म होनी है, ठीक है। यहाँ पे असेंबलर काम कैसे करता है? तो जब भी हमारी कोई लैंग्वेज बनती है उसकी एक अपना वोकेबुलरी होता है, उसका एक अपना डाटाबेस होता है जिसमें उस लैंग्वेजेस के कोड्स या कुछ एक आपके मतलब पेट वर्ड्स रखे होते हैं कि उनका बार बार हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये अपने ओन डाटाबेस से के बेस पे, ठीक है, ये अपने ओन डाटाबेस के बेस पे जो है ये सारी चीज़ें कन्वर्ट करता है। क्लियर? असेंबली कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में और मशीन को कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज में। ओके, तो जो कोड हमारा, जैसे असेंबली लैंग्वेज को हमने कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ असेंबलर, तो जो कोड हमारा असेंबलर में जाने से पहले जो मेरे पास रहता है, इस साइड का कोड होता है मेरा सोर्स कोड। सोर्स कोड मीन्स क्या होता है आपके पास कि जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है अभी, मीन्स उसको हमने पास करना है, इनपुट करना है अभी हमने अपने डिवाइस में। एक्चुअली असेंबलर आपका एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स एक प्रोग्राम ही होता है आपके पास, कोई एक डिवाइस नहीं होता अंदर, एक प्रोग्राम है आपके पास जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपने ऐसे काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स कोड होता है जो डाटा मैंने इनपुट करना है इस प्रोग्राम में, और ये मेरा काउंट होता है ऑब्जेक्ट कोड। ये क्वेश्चन भी जनरेट होता है कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। तो जब हम इनपुट करते हैं मीन्स जिस कोड को हम इनपुट करेंगे किसी अपने ऐसे प्रोग्राम में ट्रांसलेशन के लिए, वो बनता है सोर्स कोड, और ये वो वाला कोड होता है जो मेरे पास आउटपुट आती है ट्रांसलेट होने के बाद जो आउटपुट आएगी। क्लियर? तो यहाँ पे जितने भी मेरे ट्रांसलेटर होते हैं, कन्वर्टर्स होते हैं ना, वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है। तो उनको हम सॉफ्टवेयर्स बोल सकते हैं। दीज आर सेट ऑफ प्रोग्राम्स मीन्स दे आर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं सारे ट्रांसलेटर आपके, असेंबलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं, ठीक है, लिंकर लोडर्स होते हैं। तो यहाँ पे असेंबलर का कंसेप्ट डिस्कस किया क्योंकि हम असेंबली लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट है आपका कि असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा यूज़ होता है प्रोग्राम, दैट्स योर असेंबलर। कैसे करता है कन्वर्ट? तो यहाँ से ये असेंबली कोड को उठा के अपने उस 0-1 की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जो कोड इनपुट में जाएगा दैट्स योर सोर्स कोड, और जो आउटपुट में आएगा दैट्स योर ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। सेम यहाँ से जब मशीन आउटपुट या मशीन अपना प्रोसेस करेगा पूरा, उसके बाद जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा उसको भी यहाँ से उठा के वो अपने असेंबली लैंग्वेज में जनरेट करेगा जिसको यूज़र जो है वो समझ सकता है। तो ठीक है, ये था मेरा थोड़ा सा असेंबली लैंग्वेज के बारे में। नेक्स्ट हम फॉरवर्ड करते हैं अभी हाई लेवल लैंग्वेजेस के ऊपर।
अभी हमने मशीन लैंग्वेज के बारे में बात करी, तो असेंबली लैंग्वेज पे बात करी हमने कि असेंबली लैंग्वेज आपका, असेंबली लैंग्वेज के जो कोड होते हैं वो असेंबलर के द्वारा कन्वर्ट होते हैं आपके लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे असेंबलर जो है वो ट्रांसलेट करने के साथ साथ आपका असेंबलिंग का काम भी करता है, ठीक है। लेकिन मशीन लेवल लैंग्वेजेस में क्या है कि वो मशीन डिपेंडेंट है, सारी लैंग्वेजेस मशीन डिपेंडेंट है, और उन लैंग्वेजेस की मतलब उनकी कन्वर्जन या उन पे कोडिंग करने के लिए आपको सिस्टम का पूरा नॉलेज होना चाहिए, मीन्स इंटरनल पार्ट्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, दैट्स योर हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस ये क्यों इतनी कंफर्टेबल है, बिकॉज ये सिंपल इंग्लिश में लिखी होती हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपकी लिखी होती हैं, आपकी लिखने के लिए इजी है, इजी टू राइट, लर्न, ठीक है, एंड रिमेंबर, ठीक है। तो मतलब लिखना और पढ़ना, याद करना सब कुछ इसमें जो है वो इजी है, सिंपल इंग्लिश में लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी फीचर क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि जिस मशीन में प्रोग्राम जनरेट किया है आप उसी मशीन में उसको रन कर सकते हैं, आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास वेरियस हाई लेवल लैंग्वेजेस आती हैं, बट उन लैंग्वेजेस को डिस्कस करने से पहले एक कंसेप्ट मेरे पास आता है, सिस्टम टूल्स है मेरे पास जिनकी हेल्प से हम हाई लेवल लैंग्वेज के कोड्स को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो एक हमने पहले डिस्कस किया, दैट्स योर असेंबलर। अब यहाँ पे आपके यूज होते हैं कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर। पहले हम इन दो पे बात करेंगे, ठीक है, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। सेम असेंबलर की तरह ये भी ट्रांसलेटर हैं, सिस्टम टूल्स हैं आपके लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए, लेकिन दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है। दोनों का काम क्या है, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, सेम इसका भी यही काम है, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ओके। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, अब एक में आपका कंपाइलर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे बीच में कंपाइलर लगा है, ये अपने डाटाबेस के हिसाब से जो है वो काम कर रहा है, ये आपका इंटरप्रेटर लगा है, ये अपने डाटाबेस का यूज़ करके जो है ट्रांसलेशन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हर लैंग्वेज के एक वोकेबलरी है, उसके अपने एक आपका पूरे वर्ड या पेट वर्ड्स आपके बनाए होते हैं, ठीक है, जिनके हिसाब से उनका कैलकुलेशंस होता है। तो ये हर लैंग्वेज का एक डाटाबेस बना है, कंपाइलर जो है उस लैंग्वेज के हिसाब से, जो लैंग्वेज कंपाइलर से कन्वर्ट होना है, ये जो इंटरप्रेटर की हेल्प से कन्वर्ट होना है, तो यहाँ पे सब आता है, ठीक है। दूसरा इसमें सबसे एक मेन डिफरेंस क्या आता है कि कंपाइलर आपका सारे प्रोग्राम को वन टाइम पे रीड करता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं रीड होल प्रोग्राम एट ए टाइम, ठीक है। ये सेम टाइम पे सारे प्रोग्राम को रीड करता है, उसको रीड करके उसमें एरर्स दिखाएगा, एरर्स के बाद एरर शो करेगा, यूज़र को वो एरर रिमूव करनी है, फिर वो फर्दर आगे अपनी प्रोसेसिंग करेगा। लेकिन यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आपका प्रोग्राम वन लाइन रीड करेगा और हर लाइन में आपकी एरर बताएगा, जो भी एरर्स होंगी, जो एरर्स हैं उनको रिमूव करना है, फर्दर तब आप नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे। अब ये आपका, क्योंकि एक बार में सारा प्रोग्राम रीड कर रहा है, इट इज़ वेरी फास्ट एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। तो ये एक आपका फास्ट प्रोसेसिंग करता है और एक आपका स्लो प्रोसेसिंग करता है। तो जब भी हम हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लेवल लैंग्वेजेस में बनाते हैं, मीन सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में जा रहे हैं, तो हम लोग असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन तीन जो ट्रांसलेटर्स हैं आपके, उनका बेसिकली यूज़ करते हैं। असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा और साथ में असेंबल भी करता है, क्योंकि ये वर्ड हमने पहले डिस्कस किया, असेंबलर, ठीक है। ट्रांसलेट के साथ साथ असेंबल करने का काम करता है, ओके। कंपाइलर आपका हाई लेवल टू मशीन लेवल जाएगा, ये भी हाई लेवल से मशीन लेवल में जाएगा, लेकिन ये आपका वन टाइम पे सारे प्रोग्राम को रीड करेगा, होल प्रोग्राम को, उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपका कोड जो है वो रीड होगा और फिर एग्जीक्यूशन होगी। तो ये फास्ट काम करता है और ये स्लो होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो जो आपकी सी लैंग्वेज होती है उसमें आप कंपाइलर का यूज़ करते हैं। ये बेसिक सा एग्जाम्पल है
कि सी में आप कंपाइलर का यूज़ करते हैं और जो आपकी जावा लैंग्वेज होती है उसमें आप इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है और यहाँ पे ये वन टाइम पे सारी एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम इन्हीं सिस्टम टूल्स में एक और कंसेप्ट आता है आपका लिंकर और लोडर, क्योंकि जब कन्वर्जन होता है तो लिंकर्स और लोडर्स का भी मेन रोल होता है आपके पास। कंपाइलर और इंटरप्रेटर डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट मेरा कंपोनेंट आता है आपके पास लिंकर। लिंकर, ठीक है, नेम से क्लियर है क्या करेगा आपका, लिंकिंग। मीन्स ये मल्टीपल फाइल्स को लिंक करता है, ठीक है, लिंक मल्टीपल फाइल्स, उनको लिंक करके एक पूरा प्रोसेस आपका बनाता है जो आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए जरूरी है, कंप्लीट प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास लिंकिंग का काम, कि जैसे आपने कोई प्रोग्राम अपना बनाया है, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम आप बना रहे हो, कोई एक प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, उसमें आपकी 4 से 5 प्रोसेसेस आपकी यूज़ हो रही हैं। सपोज मेरे पास ये प्रोसेसेस है जो छोटे छोटे प्रोग्राम को या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करे, लेकिन इन प्रोसेसेस को जब ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिलेंगे तो एक बड़ा प्रोग्राम बनेगा मेरे पास। तो यहाँ पे इन प्रोग्राम्स को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है जी। अभी ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हुई है। यूज़र तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेगा बिकॉज उसको हाई लेवल लैंग्वेज ज़्यादा कंफर्टेबल है लिखने के लिए। उसके बाद क्या होगा, लिखने के बाद ये प्रोग्राम आपके कंपाइल होके आएंगे। सपोज हमने कंपाइलर का यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर लिया मशीन लेवल लैंग्वेज में। मान लो इसके लिए मेरा इंटरप्रेटर लगा कन्वर्ट करने के लिए, ये भी मशीन लेवल लैंग्वेज में आएगी। सपोज इसके लिए मेरा असेंबलर यूज़ हो रहा है मशीन लेवल लैंग्वेज में आने के लिए, और प्रोसेस 4 के लिए मेरा यूज़ हो रहा है सपोज अगेन कंपाइलर मशीन लेवल लैंग्वेज में आने के लिए, ठीक है। तो अब ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपके जब इकट्ठे होकर एक बड़ा प्रोग्राम सॉल्व करेंगे, मीन्स ये प्रोग्राम्स आपस में मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट फाइल है, मतलब ये एक फाइल बनाएंगे। तो ये जो इन प्रोग्राम्स को जोड़ने का काम है वो करेगा आपका लिंकर। क्लियर? तो मतलब जो मेरे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जिसको एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनको बनाया गया है, तो उन सभी प्रोग्राम्स को लिंक करने का काम करता है आपका लिंकर। इन सब की प्रोसेसेस जो है वो लिंक होंगी, अरेंज होंगी, और वो फिर मेरा एक कंप्लीट प्रोसेस बनेगा। मीन्स मेरी कंप्लीट फाइल बनेगी जिस पर्पज़ के लिए मैंने इस फाइल को जो है वो जनरेट किया है। उसके बाद आपके पास एक कंसेप्ट आता है लोडर। नेक्स्ट आता है मेरे पास लोडर, ठीक है। नेम क्लियर कर रहा है ये क्या काम करेगा, लोड करने का काम करेगा। अब क्या होता है आपके पास कि जब एक प्रोग्राम रन हो रहा है, मीन्स आपकी पूरी प्रोसेस चली हुई है, ठीक है, प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट हो रही है, मीन्स आपने सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट फाइल में जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया, किसी भी असेंबलर, किसी भी कंपाइलर, किसी भी इंटरप्रेटर की हेल्प से यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट कोड होगा मेरा, मीन्स हाई लेवल से आप लो लेवल में आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये कोड है उसको एग्जीक्यूशन के लिए फर्दर आगे प्रोसेस करना है। मीन्स इसको यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए किसके पास जाना है, आपका प्रोसेसर के पास, ठीक है। ये जाएगा एग्जीक्यूशन में प्रोसेसर के पास, लेकिन प्रोसेसर के पास जाने से पहले इसको कहीं ना कहीं स्टोरेज भी चाहिए। तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका लोडर है वो क्या काम करेगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट कोड है या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो आपका है उसको रैम या मेमोरी, जिसको भी आप स्टोरेज, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी आपकी रैम ही यूज़ होती है, तो यहाँ पे आप रैम में इसको लोड करते हैं, मतलब ये आपका रैम में लोड करेगा, ठीक है। लोडर जो है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को रैम में लोड करेगा, फिर वो रैम से जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा किसके पास, प्रोसेसर के पास। तो ये काम होता है आपका लोडर का, ठीक है। तो मेन आपका क्या होता है कि यूज़र आपका किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख सकता है, उस लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए आप कोई भी अपना असेंबलर या फिर आप अपना कंपाइलर या फिर आप अपना इंटरप्रेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर देते हैं। लेकिन जब वेरियस ऑब्जेक्ट कोड्स में छोटे छोटे प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्ट कोड्स एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इसके बाद आपका यूज़ होता है यहाँ पे लिंकर।
लिंकर क्या करता है, वेरियस फाइल्स को कंबाइन कर देता है, ठीक है, कंबाइन वेरियस ऑब्जेक्ट कोड्स। ऑब्जेक्ट कोड आप समझ सकते हैं कि जो आपका हाई लेवल से लो लेवल में आता है, ठीक है। अब ये आपका कंबाइन हो गया, कंबाइन होने के बाद उस फाइल को प्रोसेस भी होना है तो प्रोसेसर का नीड पड़ेगा। तो यहाँ से आपका जो आपका कोड जनरेट हुआ वो प्रोसेसिंग के लिए फर्दर, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए फॉरवर्ड होना है, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए जाना है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेसिंग आपकी जो है वो मतलब प्रोसेसिंग से पहले रैम का ज़रूरत होता है। तो इस रैम में ये ऑब्जेक्ट कोड जो ये फाइल्स होंगी, लिंक जो लोडर है आपका, लोडर की हेल्प से आपका रैम के पास जाता है, ठीक है, जो रैम उसको स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, फिर वो आपका प्रोसेसिंग के लिए किसी प्रोसेसर के पास जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। मेन काम क्या है, ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, फिर लिंकर वेरियस ऑब्जेक्ट्स कोड को कंबाइन करता है और फिर वो जो फाइल आपकी बनी उसको प्रोसेस होना है, बट प्रोसेस होने से पहले लोडर उसको रैम में लोड करता है। फाइनल एग्जीक्यूशन से पहले जो भी आपका ये प्रोग्राम आया है ना ऑब्जेक्ट कोड, उसको रैम में लोड करेगा और रैम उसको फिर प्रोसेसर के पास जो है फॉरवर्ड करती है और उस पर जो है कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो इस तरह से आपका एक पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, मीन्स पूरी कन्वर्जन चलती है। तो ये आपके सिस्टम टूल्स हैं जब भी आप कन्वर्जन करते हैं। तो 5 टूल्स हैं आपके, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर एंड लोडर। अब इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि हम चले हैं अपने कंप्यूटर लैंग्वेजेस की ओर, तो कुछ एक हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी आपके पास हैं उनकी बात कर लेते हैं। हमारे पास आती हैं कुछ एक हाई लेवल लैंग्वेजेस, एक एक करके हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली लैंग्वेज मेरे पास आती है फॉर्ट्रैन, ठीक है। फॉर्ट्रैन फर्स्ट ऑफ ऑल इनका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो फॉर्ट्रैन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसफ़र, ठीक है। और फॉर्ट्रैन आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसको साइंटिफिक पर्पस से यूज़ किया गया है और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ किया गया है। तो ये भी कंसेप्ट याद रखना है, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लैंग्वेज यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पस, ठीक है, इंजीनियरिंग पर्पस मतलब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ किया गया है, ठीक है। तो फॉर्ट्रैन के कई ऐसे वर्जन्स आए हैं, लेकिन जो सबसे पहले फॉर्ट्रैन को डेवलप किया है, डेवलपर का नेम है जॉन बैकर्स, एंड कब आपकी डेवलप हुई है 1957 में, ठीक है। जॉन बैकर्स ने 1957 में फर्स्ट वर्जन आपका फॉर्ट्रैन का जो है वो डेवलप किया है। अब हर लैंग्वेज जब आपकी आती है तो जो आपके पास एक इंस्टीट्यूट का नेम है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो हर लैंग्वेज जो आती है मार्केट में लॉन्च होने से पहले उसे एक स्टैंडर्ड दिया जाता है। तो जो आपका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है उसने हर लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड दिया है। स्टैंडर्ड मीन्स मानक, ठीक है, जिसके बेस पे हम उसको अपनी डेली लाइफ में या आम पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी फॉर्ट्रैन थी उसका वर्जन था फॉर्ट्रैन 4, जो आपका आया है 1966 में, ठीक है। फॉर्ट्रैन 4 1960, क्योंकि ये जो फॉर्ट्रैन सबसे पहले जो फॉर्ट्रैन आई वो सेकेंड जनरेशन आपका लैंग्वेज था, लेकिन जो फॉर्ट्रैन 4 है वो आपकी थर्ड जनरेशन में आया था, 2, 3 एंड 4, ठीक है। लेकिन आपका जो इस इंस्टीट्यूट ने इसको स्टैंडर्डाइज किया वो 77 में दिया है, ठीक है। तो आपका फॉर्ट्रैन 1977 में ANSI के द्वारा जो है वो स्टैंडर्ड दिया गया, ठीक है। ANSI के द्वारा ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ANSI ने कब इसको जो है वो स्टैंडर्ड आपका दिया हुआ है फॉर्ट्रैन को, ठीक है। अब आपके पास बात आती है जो आपकी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है इन डिमांड। तो आजकल आपका जो लेटेस्ट वर्जन है दैट्स योर फॉर्ट्रैन 90, जिसको हम अभी भी यूज़ करते हैं। मेन कंसेप्ट सिर्फ ये याद रखना है, फुल फॉर्म क्या है ये पूछी जाती है आपसे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस।
पूछा जा सकता है पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है जिसको साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन इसके डेवलपर हैं, कब इसको डेवलप किया है, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आती है सेकेंड लैंग्वेज कोबोल। पहले तो कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को आपका बिजनेस पर्पस से ही यूज किया गया है, ठीक है। तो बिजनेस वर्ल्ड में बिजनेस पर्पस से इसको यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो इसके डेवलपर हैं ग्रेस हॉपर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, कोबोल किसने बनाया है, ग्रेस हॉपर। और कब इसका आया है कोबोल आपका 1959 में, ठीक है। उसके बाद आपके पास बात आती है कि ANSI ने इसको स्टैंडर्ड कब प्रोवाइड करा है। तो ये आपका दिया है 1968 में, स्टैंडर्डाइज किया इसको, जिसको बोला गया ANSI कोबोल। बाद में इसके और भी वर्जन्स आए हैं, जैसे आपका आ गया कोबोल 75, कोबोल 85, सॉरी 75 नहीं 74 है, ठीक है। कोबोल 74, 85, मतलब जो कोबोल 74 था वो आपका 1974 में आया और 85 आपका 1985 में आया। और जो इसका लेटेस्ट वर्जन है दैट्स योर कोबोल 2002, तो ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है जी, लेटेस्ट वर्जन। आई होप समझ आया होगा। 1490 आपका लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पे। और जो आपकी कोबोल है, एक तो फुल फॉर्म याद रखना है आपने, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, किस पर्पज से यूज़ होता है, आपका बिजनेस पर्पज से यूज़ होता है। डेवलपर कौन है आपके, ग्रेस हॉपर, एंड 1959 में इन्होंने इसको डेवलप किया है। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ANSI ने कब इसको जो स्टैंडर्ड दिया है, तो वो आपका स्टैंडर्ड आया 1968 में। उसके बाद कौन कौन सा मतलब लेटेस्ट वर्जन ही पूछेंगे, तो वो आपका आता है 2002। उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज आपके पास आती है बेसिक। बेसिक, बेसिक का फुल फॉर्म बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म आपकी पूछी जाती है। बेसिक लैंग्वेज आपकी कब डेवलप हुई है, आपकी 1964 में आई है। और कब इसको ANSI ने स्टैंडर्ड दिया, वो था आपका 1978 में, ठीक है। उसके बाद डेवलप किसने किया है, आपका बेसिक लैंग्वेज को किसने इंट्रोड्यूस किया। एक तो बेसिक लैंग्वेज आपकी पहली ऐसी लैंग्वेज है जिसको पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो है वो बनाया गया है। तो फर्स्ट लैंग्वेज जिसको हमने पर्सनल कंप्यूटर के लिए इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। फर्स्ट ऐसी लैंग्वेज जिसको पर्सनल कंप्यूटर के लिए इंट्रोड्यूस किया है, 64 में आई और स्टैंडर्ड मिला है 1978 में, ठीक है। जॉन कैमनी, ये इनके फाउंडर हैं, ठीक है, जॉन कैमनी। लैंग्वेज आपके पास आती है पास्कल। पास्कल लैंग्वेज का नेम जो हमारे ब्लेज पास्कल थे, जिन्होंने पास्कलाइन मशीन इन्वेंट करी है, उनके बेस पे जो इसका नेम पास्कल रखा गया था, ठीक है। तो इसको डेवलप जो किया था आपका, ये आपकी बिजनेस और साइंटिफिक दोनों पर्पस से आपकी यूज होती है, ठीक है। तो बिजनेस और साइंटिफिक दोनों पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं। इसको जो डेवलप किया था 1971 में निकोलस वर्थ, ये इनके फाउंडर हैं। और
ANSI ने जो इसको स्टैंडर्ड दिया, जिसका नाम लिखा ANSI पास्कल, ये मिला आपका 1973 में। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपकी पास्कल जो लैंग्वेज है, इन्वेंटर और किस पर्पस से यूज़ होता है, बिजनेस एंड साइंटिफिक पर्पस से, निकोलस वर्थ। ठीक है। और जो ANSI ने स्टैंडर्ड दिया 1973 में। ठीक है। उसके बाद अगली लैंग्वेज आपके पास आती है C एंड C++। नेक्स्ट आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C एंड C++। ठीक है। C लैंग्वेज और C++। तो C लैंग्वेज जो आपकी आई है 1972 में। ठीक है। कहाँ डेवलप हुई आपकी, AT एंड Pease बेल लैब। ठीक है। और C++ भी आपकी यहीं बनी हुई है, लेकिन C++ आपकी आई है 1980 में। ठीक है जी। जो C आपकी बनाई है उसके फाउंडर हैं डेनिस रिची, और इनके हैं ज़ारने स्ट्रॉस्ट्रब। ठीक है। आपके पास C जो थी वो स्ट्रक्चरल बेस्ड है, मींस स्ट्रक्चरल प्रोसीजर को फॉलो करती है, तो इसको हम स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसमें क्या होता है कि जितने भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको 1 आफ्टर सेकेंड इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। जिस तरह से आपने लाइंस लिखे हैं कोड भी वैसे ही एग्जीक्यूट होता है। और जो आपकी C++ है इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मींस इसमें ऊप का कंसेप्ट आता है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा होता है कि हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, थोड़ा सा उसमें एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया। ठीक है। इस तरह के कंसेप्ट उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल अप्रोच यूज़ होती है। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि जो लाइन पहले लिखे हो पहले एग्जीक्यूट होना है, यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बेस पे प्रोग्राम जो है रन करवा सकते हैं। अब C को जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया, तो उसको बोला हमने ANSI C, जो आपका आया है 1989 में। एक्चुअली C++ आपका इसी का जो है वो अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है। तो C++ आपका अपग्रेडेड वर्जन है C का। ओके। तो ये था मेरा C के बारे में थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा आपकी बेसिकली C लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है, कई टाइप के सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आपकी आती है लैंग्वेज जावा। नेक्स्ट आती है मेरे पास जावा। ठीक है। तो जावा जो है 1991 में आपकी डेवलप हुई है। सन माइक्रो सिस्टम ने इसको बनाया हुआ है। ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम, और इनके जो डेवलपर हैं जेम्स गॉसलिंग। ठीक है। तो 1991 में सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया है। और जावा आपके ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स इसमें पूरा कंसेप्ट आपका क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का चलता है। ठीक है। तो ट्रूली ऊप बेस्ड लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जावा आपकी कैसी लैंग्वेज है, ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। जावा का नेम पहले आप इसको ओक के नेम से बोला जाता था, लेकिन बाद में 1991 में इसको जो है वो जावा के नेम से बोला गया है। ठीक है। जावा का यूज़ कहाँ करते हैं, तो कहीं हम गेमिंग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, गेम्स सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए हमें जावा का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। तो ये था कुछ जावा के बारे में। जावा के बाद मेरे पास एक और लैंग्वेज आती है, दैट्स योर C#। इसको बोलते हैं C#। C# को जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 में इसको जो है वो रिलीज़ किया था। C# आपकी किस पर्पज़ से यूज़ होती है, ये आपकी गेमिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड वेरियस वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए आपकी यूज़ होती है। तो आप लिख सकते हैं इसमें गेमिंग के लिए, मोबाइल ऐप्स के लिए। ठीक है। और वेबसाइट्स वगैरह, वेब डिज़ाइंस प्रिपेयर करने के लिए आपकी यूज़ होती है। और साथ में इसमें आप एक चीज़ यूज़ करते हैं, दैट्स योर .NET फ्रेमवर्क।
ठीक है। .NET फ्रेमवर्क में बेसिक लैंग्वेज का जो एडवांस्ड वर्जन है विजुअल बेसिक वो भी काम करता है और C# में भी हम .NET फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे आप विजुअल इफेक्ट जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद एक और लैंग्वेज की बात आती है मेरे पास RPG। इसका फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, और इसको सबसे पहले 1961 में रिलीज किया गया है। किस पीसी के लिए? IBM 1401, ठीक है। इस लैंग्वेज का यूज़ स्पेशली किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि जो आपकी आउटपुट जनरेट होती है उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर अगर आपने करनी है तो उसके लिए आप RPG का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद दो लैंग्वेजेस और हैं मेरे पास, LISP एंड SNOBOL। नेक्स्ट मेरे पास आता है LISP, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। आपसे क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कौन सी लैंग्वेज है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट में यूज़ करते हैं, तो आपकी लिस्ट प्रोसेसिंग आपकी AI एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है। सबसे बड़ी बात ये आपकी आर्टिफिशियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है। इसके इन्वेंटर हैं आपके MC कार्थी, ठीक है। तो मेन आपका AI एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है और लिस्ट प्रोसेसिंग फुल फॉर्म, और MC कार्थी इसके आपके इन्वेंटर है, 1959 में इसको इन्वेंट किया है, ठीक है। लिस्ट के बारे में इतना सा ही पूछा जाएगा आपसे। मेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि AI एप्लीकेशन के लिए कौन से लैंग्वेज आपकी यूज़ होती है। उसके बाद एक SNOBOL जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रिंग ओरिएंटेड बिजनेस प्रोग्रामिंग। जो स्नोबॉल है आपकी उसका यूज़ आप लोग जो नॉन न्यूमेरिक एप्लीकेशंस हैं उनमें करते हैं, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ईयर है 1962 से 1967, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक एप्लीकेशंस के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। 1962 से 67 के बीच में इसको इन्वेंट किया, और आपको पता है कि लिस्प का इन्वेंशन ईयर था 1959। तो मेरा आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।